Hi and welcome to our Daily Mains Answer Writing Initiative Day 23. Central government recently constituted the 22nd Law Commission of India. So हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड रहेगा GS2 टॉपिक के अंदर में स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर में हमारा आज का क्वेश्चन है लॉ कमीशन हैज़ सर्व्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट बॉडीज़ इन शेपिंग मैनी लीगल प्रोविजंस इन द कंट्री. Discuss in brief about Law Commission along with its effectiveness so far through some illustrations and also suggest some measures to strengthen the institution. So basically लॉ कमीशन के बारे में एक स्टेटमेंट हमको दिया गया है कि लॉ कमीशन ने एक फॉरमोस्ट बॉडीज़ एक प्रेमनेंट बॉडी की तरह एक्ट किया है आज तक इन शेपिंग मैनी लीगल प्रोविजंस इन द कंट्री. सो इसी कंटेक्स्ट में हमको डिस्कस करना है इन ब्रीफ अबाउट लॉ कमीशन की लॉ कमीशन क्या है और उसकी अभी तक की जो भी फंक्शनिंग है उसकी क्या इफेक्टिवनेस रही है हिस्टोरिकली अभी तक जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है बाय सम थ्रू सम एग्जांपल्स थ्रू सम इलस्ट्रेशन मीन थ्रू सम एग्जांपल कि what things it has achieved in the function it perform and also we have to suggest some measures कि उस इंस्टीट्यूशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी वीकनेस है उनको कैसे हम दूर करके उस इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. So let's start our answer. Introduction में we will discuss about Law Commission of India. So our Law Commission of India is a non-statutory body, that is it has not been made under any act of parliament. It has been made by the executive resolution of the parliament. Executive resolution के अंडर में बना था ये ओरिजिनली कब 1955 में by the notification gazette notification of government of India. And since then it is usually or normally reconstituted every 3 years. That means इसका जो एक टेन्योर होता है एक लॉ कमीशन जो अपॉइंट होता है उसका टेन्योर एक बार में 3 इयर्स का होता है. इसके फंक्शन क्या हैं? इसके प्राइमरीली 2 फंक्शन है मेन. एक तो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं इंडिया में हिस्टोरिकली लेके ब्रिटिश टाइम से लेके आज तक के जो भी लॉज हैं जो एक्शन में हैं जो फोर्स में हैं इन द कंट्री उनमें क्या रिफॉर्म्स की नीड है उस पर रिसर्च करना और अपनी रिकमेंडेशन देना और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या एक्ट लाने चाहिए which are more suitable for the current need of the society. And the second thing which it perform is कि ये स्टडी और रिसर्च कंडक्ट करता है कि जस्टिस या जुडिशरी की जो डिलीवरी सिस्टम है जुडिशल डिलीवरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए सो दैट जस्टिस डिलीवरी में जो डिले होते हैं उनका एलिमिनेशन हो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो या कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन जो है जो भी केस फाइट करने में जितनी भी हाई कॉस्ट इनकर होती है उसमें रिडक्शन कैसे किया जा सके. दीज आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. लॉ कमीशन ने कई कंट्रीब्यूशन किए हैं. ये जो हमारा क्वेश्चन था कि लॉ कमीशन कितना इफेक्टिव रहा है तो हम इसको इस चीज़ से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो आज तक हुए हैं इंडिया में कंट्री में वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुए हैं काफ़ी सारे. जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम जो है वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाए गए थे. वो सिस्टम कमर्शियल कोर्ट्स का एक्सपांशन किया जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है लॉ कमीशन का कि फॉर एग्जांपल फंडिंग कैसे होना चाहिए इलेक्शन की वीवीपैट या ईवीएम का यूज़ कहाँ पे होना चाहिए कितना होना चाहिए कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऐसे करप्शन को कैसे रिड्यूस किया जाना चाहिए मसल जो मनी पावर का यूज़ होता है इलेक्शंस में उनको कैसे और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और इलेक्शन की फेयर इलेक्शन की प्रोसीजर और ज़्यादा इम्प्रूव हो. ऐसे कई सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है. इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल के अंदर में किया गया था दैट वाज आल्सो डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ नो कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए पार्टी को क्रॉस करता है अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट करता है अंडर सर्टेन कंडीशन तो वो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है. वहाँ पे वो एमपी और एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. इसके अलावा काफ़ी सारे क्रिमिनल और सिविल लॉज जो हैं उनमें भी कई सारे चेंजेस जो किए गए हैं उनमें अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो दैट हैव ऑल्सो बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन. तो फॉर एग्जांपल रेप के कई लॉज हैं सेक्शंस हैं मर्डर से रिलेटेड कई सेक्शन हैं आईपीसी के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन द रिफॉर्म ऑफ द जुडिशियल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री. जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क या रिकमेंडेटरी
नेचर का जो रिसर्च की थी लॉ कमीशन ने, ये 21st लॉ कमीशन जो था जस्टिस BS चौहान के अंदर ने, उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू था उस पर अपनी रिसर्च और रिकमेंडेशन दी थी। सेडिशन लॉ जो है आर्टिकल सेक्शन 121A के अंदर में IPC के, जिसके अंदर में किसी भी पर्सन को जो सोवरेंटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम करता हुआ कंसिडर या एज्यूम किया जाता है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। सो ये सेडिशन लॉ का आर्बिट्रेरी यूज़ जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, कई लोगों का डिसेंट या कई लोगों की वैलिड ओपिनियन को सप्रेस करने के लिए, उस पर रिव्यू, उस पर रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी 21st लॉ कमीशन ने, एंड इस पे अभी भी डेलिब्रेशन चल रहा है। 22nd लॉ कमीशन अभी कंस्टिट्यूट हुआ है, 21st लॉ कमीशन 2018 में उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। Now let's move on to the issues which are related to functioning of law commission. Look, we have been asked in question कि what are the measures which we can take to strengthen the institution of law commission of India. किसी भी चीज़ की सजेशन देने से, करेक्शन या कोई भी करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करने के पहले वी शुड एड्रेस द इश्यूज़। हमको पहले ये बताना होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। जब हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम बताएंगे तभी हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उन इश्यूज़ के अगेंस्ट में क्या सजेशन दिए जाएं इन ऑर्डर टू करेक्ट देम। सो व्हाट आर द इश्यूज़ इन द फंक्शनिंग ऑफ लॉ कमीशन? द फर्स्ट मेजर इशू इज इट्स नॉन स्टैट्यूटरी स्टेटस। इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी, इट इज़ नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी nor a constitutional body. Non-statutory body means it has not been made under an act of parliament, and non-constitutional body means it is not been made under any specific article of the Constitution of India. So basically इसकी working, इसकी functioning, इनकी जो appointment होती है इनमें members की, that is all done by the government of India based on its discretion. Based on its discretion, this word is very important. Discretion means कि government can decide on its will कि what it wants to see or make the commission do in its working. So it is a national level parastatal body. Parastatal body मतलब subordinate body of the government, subordinate executive body of the government, जो national level पे काम करती है। इसका ना तो कोई definite composition है because there is no act or article, constitutional article which define the body or which mention this body. So it do not have any definite composition, it do not have any definite appointment eligibility for the chairperson, secretary या कोई भी member, उनके लिए किसी के लिए भी कोई eligibility condition नहीं है। Neither do it have any fixed function. Central government अपने मन से कोई function add भी कर सकती है कि आप ये भी चीज़ हमारे लिए करके दो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो everything with related in relation to the Law Commission of India डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड हर बार जब ये बॉडी को कंस्टिट्यूट किया जाता है, मैंने आपको बताया इसका 3 ईयर का टेन्योर है। 3 ईयर का टेन्योर ख़त्म होने के बाद जब फिर से ज़ीरो से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फ्रेश से, तो वहाँ पे इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट या फिर किसी एक्ट के अंदर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आती। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि what are the duties and the functions which the law commission should perform on the basis of what central government has requested them to do. So ये एक ad hoc body की तरह है। ad hoc body मतलब जो एक temporary purpose के लिए बनाई जाती है, temporary period के लिए बनाई जाती है, for any particular type of reason, not for any fixed reason. So this non-statutory status gives government a lot of power over Law Commission of India. एंड इस कारण से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जिस इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के साथ काम करना चाहिए वो उस फ्रीडम या इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं करता। द सेकेंड इशू इज़ रिलेटेड टू इनएडिक्वेसी ऑफ फाइनेंस। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो डाटा, लेटेस्ट डाटा जो अवेलेबल है 2014 का, उसके अकॉर्डिंग 2013-14 में इसको 13.6 करोड़ डोनेट हुए थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी। इतने कम, इतनी इम्पॉर्टेंट बॉडी जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, उसके लिए ये फंड इज़ अ वेरी स्मॉल फंड टू कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च इन अ इंडिपेंडेंट मैनर विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ हर्डल। आप इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं लॉ कमीशन में, एक तो पार्ट टाइम मेंबर और एक फुल टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं उनको जो अपॉइंट किया जाता है उनको तो कुछ सैलरी भी नहीं दी जाती। जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके मेंबर्स जो हैं उनको रिसर्च के लिए अक्रॉस द कंट्री घूमना होता है, लोगों से मिलना होता है, स्टे करना होता है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स।
उसके हिसाब से इसको जो बजट एलोकेट किया जाता है वो बहुत इनएडिक्वेट है, और उसके अकॉर्डिंग उसके कारण इसकी जो रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। उस रिसर्च से जो आउटकम आना चाहिए जितना सक्सेसफुल, उतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाता कई बार। द थर्ड इशू रिलेट्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन। लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, it is purely advisory in nature, purely recommendatory in nature, it is not binding in nature to the government, and that is why government is free to decide whether it want to implement any recommendation given by law commission or not. जो परसेंटेज इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकली से लेके आज तक जब से लॉ कमीशन बना है, तो यहाँ पे जितनी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने दी है उसकी सिर्फ 45% रिकमेंडेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले की बात फिर भी मैं मान सकता हूँ, फिर भी हम मान सकते हैं कि थोड़ी अलग थी, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, बहुत कम बॉडीज़ थी जो रिसर्च करती थी। लॉ कमीशन अपनी दम पे ही काम करता था, अपने जो लिमिटेड मेंबर्स थे उनकी हेल्प से ही जितनी रिसर्च पॉसिबल हो पाती थी वो करता था और उसके बेस पे एडवाइस देता था। बट अगर आज की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ NGOs एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन विच लॉ कमीशन ऑल्सो वर्क, एंड उनके सपोर्ट, फॉर एग्जांपल विधि सेंटर एक नाम का फॉर लीगल पॉलिसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह लॉ कमीशन की एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन रिसर्च। तो इनका जो रिसर्च का सपोर्ट है लॉ कमीशन को अब वो भी मिलता है, एंड इनकी अब जो रिसर्च के जो आउटकम है, इनकी जो रिसर्च अब आती है, इट इज़ हाईली इम्प्रूव्ड देन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड। इतने ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद, अपनी खुद की रिसर्च कंडक्ट करने के बाद, दूसरी जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिसर्च के भी इनपुट लेने के बाद भी जो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल एडवाइस बन सकती है, उसको बनाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट हार्डली इम्प्लीमेंट 50%, नॉट इवन 50% और हाफ ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत कम परसेंटेज है, बहुत लो परसेंटेज है। दिस क्रेडिट द बेसिकली वेस्ट इज़ द एनर्जी एंड द हार्ड वर्क डन बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसको अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड किंगडम से, तो यूनाइटेड किंगडम के लॉ कमीशन रिपोर्ट जो हैं उनकी 70% अप टू 70 to 75% रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो दैट इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज, एंड इंडिया में ये एक इशू है उनकी रिकमेंडेशन ना एक्सेप्ट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सो यहाँ पे ये इशू है। इसके अलावा एक इशू और आता है फेवरेटिज्म वाला। कई बार डिस्क्रिप्शन पे होने के कारण इनके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फेवरेट मेंबर को अपॉइंट करती है, सो दैट उनकी जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आए, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पावर में है, उनका जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग भी उनकी रिकमेंडेशन है। ये भी एक इशू है अपॉइंटमेंट को लेके। सो वहाँ पे वो नॉन स्टेचुटरी स्टेटस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशूज़ भी क्रिएट करता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। So these are the main issues associated with Law Commission of India. Let's move on to our conclusion or ending of the answer. कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्क करे हैं, जैसा कि हमने देखा ऊपर इलस्ट्रेशन में कि कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स है विच हैव बीन ब्रॉट इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन द सिविल प्रोसीजर कोड एंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट स्टिल ये एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करता है। अगर हम देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में डायरेक्टली इसके अंडर में काम करता है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनकी वर्किंग पे आता है, विच बेसिकली हैम्पर करता है ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है उनकी फंक्शनिंग में, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल मेंबर्स एंड इन द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन एज वेल। कई बार एलिगेशंस हुए हैं फेवरेटिज्म के, जैसे करंट जस्टिस जो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, चीफ जस्टिस करंटली जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनको 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने हिजाब बैन के बारे में को अपहेल्ड किया था कर्नाटका हाई कोर्ट में जब वो जस्टिस थे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जो है चेयरपर्सन का पोस्ट दी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। सो इस टाइप के एलिगेशंस जो हैं ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन जो है उसको डिग्रेड करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट शुड बी अवॉइडेड कि फेवरेटिज्म नाम की कोई चीज़ आए वहाँ पे। और ये चीज़ तभी अचीव हो पाएगी जब उसको एक स्टैट्यूटरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लॉ कमीशन को दिया जाएगा, जिसमें क्लियरली डिफाइंड होगा कि मेंबर्स को कौन और कैसे अपॉइंट करेगा।
सो दिस इज़ अवर रिकमेंडेशन और कंक्लूजन रिलेटेड टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दें तो वी विल बी एबल टू सी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और उनकी रिसर्च के जो आउटकम है वो ट्रूली इंडियन सोसाइटी के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। So I hope that this topic was clear to you. If you like the answer, please do share it and subscribe to the channel. Thank you very much for watching the video.